हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान है। यहाँ हम कर रहे हैं दृष्टि आईएएस की क्विक बुक, जो कि है भारत एवं विश्व का भूगोल। तो फिलहाल जो चल रहा है वो है भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी, और चैप्टर है 9 जो कि है कृषि एवं पशुपालन। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग नंबर देख पा रहे होंगे, व्हाट्सएप नंबर। अगर आपकी कोई क्वेरी है या पीडीएफ रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और शुरू करने से पहले गाइस, हम जैसे कि देखते हैं अपना जो सिलेबस है उसको। ठीक है, एक बार आप सिलेबस पे नज़र डाल लीजिए। अभी जो फ़िलहाल हमारा चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 9 कृषि एवं पशुपालन। उसके बाद के भी आप चैप्टर्स देख सकते हैं कि हमें अभी कितना करना है। अभी काफ़ी कुछ करना है। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को गाइस अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, और शेयर करिएगा अपने दोस्तों में जिसको भी ज़रूरत है, जो ये बुक पढ़ना चाहता है। चलिए, अब हम जितना कर चुके थे ना उससे आगे की यहाँ पे बात करते हैं। तो अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देखिए कब आती है, 2016 को इस योजना की क्या होती शुरुआत हुई थी। अब इसके माध्यम से क्या होता है, किसानों पर जो प्रीमियम ऋण बोझ है उसको कम किया गया। ठीक है, और जो खराब मौसम में फसलों की रक्षा हो रही है, कृषकों की आर्थिक सुरक्षा के लिए ये आया है। क्या योजना आई है? ठीक है, मतलब एक तो ऋण का बोझ कम हो, प्रीमियम ऋण बोझ कम हो, खराब मौसम में आपकी फसल को बचाने का काम, आर्थिक सुरक्षा कृषकों की। ठीक है, तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। तो उसमें सबसे पहले है कि किसान द्वारा जो ये प्रीमियम भुगतान है, दे प्रीमियम भुगतान, उसकी दर क्या हो गई, बहुत कम हो गई। खरीफ फसलों के लिए 2% है, रबी की फसल के लिए 1.5% है, और वार्षिक वाणिज्यिक या बागानी फसल की अगर बात करें तो 5% निर्धारित की गई। ठीक है, दूसरा इसने कहा जो सरकारी सब्सिडी है ना, उस पर जो ऊपरी सीमा है उसकी जो बाध्यता है उसको हटा दिया गया, चाहे शेष प्रीमियम जो है 90% हो। ठीक है, अब ये जो है केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समान रूप से वहनीय होगा, मतलब दोनों मिलके करेंगे। अच्छा, फिर है कि ये जो योजना है वो 1 अप्रैल 2016 से खरीफ फसल के मौसम के दौरान लागू हुई। ठीक है, तो इसे संपूर्ण भारत में क्रमबद्ध रूप से लागू किया गया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा ये जो मतलब ये जो मंत्रालय है ना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ये क्या है, इस योजना का क्या है, नोडल एजेंसी है। ठीक है, नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है ये। अच्छा, नेक्स्ट की ये जो योजना है वो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की एक क्या है, प्रतिस्थापन योजना है। ठीक है, इससे सेवा कर से छूट दी गई है, यानी सर्विस टैक्स से छूट दी गई है। अच्छा, इसमें लिखा है कि इस योजना के अंतर्गत क्या है, ओलावृष्टि, जो ओला पड़ता है, बेमौसम बारिश हो जाती है, भूस्खलन हो जाता है, बाढ़, ऐसी आपदाओं के साथ साथ क्या है, पोस्ट हार्वेस्टिंग फसल के नुकसान पर भी सुरक्षा का प्रावधान है। मतलब इससे जो फसल को प्रॉब्लम नुकसान हो रहा है उससे आपको सुरक्षा मिलेगी। अच्छा, योजना में क्या है, टेक्नोलॉजी के उपयोग का प्रावधान है, यानी टेक्नोलॉजी यूज़ करने को कहा, मतलब हेल्प, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हेल्प मिल जाएगी, जिससे क्या फसल की जो कटाई है या नुकसान का आकलन जो है शीघ्र और सही हो सकता है। रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट के थ्रू होता है, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से फसल कटाई प्रयोगों की संख्या क्या हो जाएगी, कम होगी। ठीक है, अच्छा, अब फिर है कि जो फसल कटाई प्रयोग है उसके आंकड़े तत्काल स्मार्टफोन के माध्यम से जो है अपलोड कराए जाएंगे। अच्छा, बीमा योजना को एकमात्र बीमा कंपनी यानी कि भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा संचालित किया जाता है। किससे? AIC, भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा संचालित हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है एक मेरा गांव मेरा गौरव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित है ये। क्या? मेरा गांव मेरा गौरव। अच्छा, इसमें क्या है कि सरकार का उद्देश्य खेती को वैज्ञानिक ज्ञान विज्ञान से लैस करना है, यानी वैज्ञानिक ज्ञान विज्ञान कृषि में यूज़ किया जाए, जिससे जो किसान है उसको खेती से संबंधित वैज्ञानिक सलाह उपलब्ध हो सके, कि मतलब किस तरह से आप खेती करें, टेक्निकल तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से। सरकार द्वारा मौसम संबंधी पूर्वानुमान प्रणाली स्थापित करने, यानी मौसम की पहले से जानकारी बताने के लिए कुछ प्रणाली। वैज्ञानिकों किसानों की क्षमता निर्माण
पर बल दिया जाए। ठीक है, 2022 तक किसानों की जो आमदनी है उसको दोगुना करने की दिशा में के सकारात्मक पहले, मतलब ये कहा गया है 2022 तक किसानों की जो सैलरी है, मतलब आमदनी यानी कि इनकम है, वो उसे दोगुना करना था, ये लक्ष्य है, तो उसमें ये हेल्प करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे है राष्ट्रीय कृषि आयोग। अच्छा, इसका गठन की बात करें 2004 में MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया। अब गाइस ये नाम हम पहले भी पढ़ चुके थे ग्रीन रेवोल्यूशन में। ठीक है, इनका नाम, ठीक है, ये है ग्रीन रेवोल्यूशन, भारत में क्या बोलते हैं, हरित क्रांति के जनक। ठीक है, अच्छा, तो इसका गठन हो गया 2004 में। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि आयोग का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। अच्छा, अध्यक्षता कौन का, MS स्वामीनाथन कर रहे हैं। तो आयोग ने अपनी जो 4 अंतरिम रिपोर्ट और सन 2006 में जो मुख्य रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की। अब उसमें क्या है, अपनी पहली रिपोर्ट में आयोग ने मुसीबत में फंसे जो किसान परिवार हैं उसके लिए सहायता कार्यक्रम, आजीविका में बढ़ोतरी, इसका सुझाव दिया। ठीक है, भारतीय सकल बाजार प्रौद्योगिकी मिशन की दिशा में क्या है, कृषि अनुसंधान के सुदृढ़ीकरण पर सुझाव दिया गया। ठीक है, मतलब कृषि अनुसंधान पर बल दिया जाए। फिर है इसने कहा कि मार्केट रिस्क स्टेबलाइजेशन फंड का गठन। ठीक है, कौन से फंड का, मार्केट रिस्क स्टेबलाइजेशन फंड का गठन किया गया। फिर है आपदा से सुरक्षा के लिए एग्रीकल्चर रिस्क फंड की स्थापना। जैसे आपदा हमने देखी, बाढ़ है, सूखा है, बेमौसम बरसात है, ये सारी, तो इससे क्या है, यहाँ पे क्या कौन सा फंड है, एग्रीकल्चर रिस्क फंड की भी स्थापना की गई। इसके साथ ही क्या, बीमा योजना का विस्तार हुआ। ठीक है, बीमा क्यों कर, अगर आपने फसल उगाई, ये खराब हो गई, अगर आपने बीमा करवाया तो आपको पैसा मिल जाएगा। अच्छा, पंचायतों के अधिकारों में वृद्धि भी की गई है। ठीक है, ये हो गया हमारा। और इसने कहा कृषि विपणन एवं खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं, तो कृषि विपणन यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात करते हैं। देखिए क्या होता है कि जो कृषि उत्पाद हैं, जैसे चावल है, गेहूं है, ये, ठीक है, का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए विपणन की आवश्यकता होती है। मतलब कि कितना बेहतर आपको उससे मतलब मूल्य मिल पाए, आपके गेहूं का चाहे आपके चावल का। ठीक है, जिसके अंतर्गत कृषि उत्पादों एकत्रीकरण, प्रोसेसिंग, वितरण को सम्मिलित किया जाता है। मतलब इसके अंदर सब कुछ होता है। जैसे जो कृषि उत्पादों यानी जो भी कृषि उत्पाद है उसका एकत्रीकरण हो रहा है, उसकी प्रोसेसिंग भी हो रही है, उसका वितरण, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। ठीक है, भारत में कृषि विपणन का कार्य कई संस्थाओं के माध्यम से होता है। इसमें क्या है आपका, नाफेड है, ट्राइफेड है, केंद्रीय विपणन समितियां हैं, प्राथमिक विपणन समितियां, ये सारी प्रमुख हैं। अच्छा, खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं, फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो इससे क्या तात्पर्य है कि किसी देश के समस्त नागरिकों हेतु पोषण युक्त खाद्य पदार्थों की सुनिश्चित आपूर्ति उपलब्धता, यानी कि अगर देश में 100 नागरिक हैं तो 100 के 100 को भोजन मिले, और सिर्फ भोजन ही नहीं गई, पोषण युक्त भोजन मिले। ठीक है, अब इसने कहा भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत क्या, ये अधिनियम याद रखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, इसके अंतर्गत क्या है, अनाज और पोषण आहार सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। खाली अनाज प्लस पोषण आहार, इसका प्रावधान किया गया है, जिसमें लोगों को उचित दाम पर समुचित मात्रा में बेहतर भोजन जो है सुनिश्चित किया जा सके। मतलब कम कीमत, मतलब ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा कीमतों पर, ठीक ठाक कीमतों पर आपको जो है भोजन मिल सके। ये अधिनियम क्या है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि TPDS के अंतर्गत 75% ग्रामीण, 50% शहरी आबादी को कवर करता है। यानी गांव में 75% आबादी को कवर कर रहा है, शहर में 50%। अच्छा, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अगर बात, MSP की बात करते हैं। ठीक है, अब क्या भारत सरकार द्वारा क्या होता है, कृषि लागत और मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी कि CACP की अनुशंसा के आधार पर क्या हुआ, कुछ फसलों की बुआई सत्र के प्रारंभ में वर्ष में 2 बार MSP की घोषणा की जाती है। ठीक है, यानी कि कब कब, रबी और खरीफ की फसल के टाइम। अब इसने कहा जो MSP है, कृषि उत्पादों को उसके मूल्य में किसी तीव्र गिरावट के विरुद्ध सुरक्षित किए जाने वाला बाजार हस्तक्षेप का एक रूप है। मतलब ये हो गया कि अगर आपने गेहूं उगाया है और आपको लगता है बेचने पे मुझे 100 रुपये मिल जाएंगे, अब क्या होता है किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम
या समस्या की वजह से इसकी उसमें गिरावट आ जाए। ये हो जाए सपोज़ हम कहते हैं 50 रुपये। अब यहाँ क्या होता है, किसान को हो जाएगा नुकसान। अब यहाँ पे हम MSP ले आते हैं, मतलब सरकार कह देती है कि कुछ भी हो जाए हम आपको 90 रुपये तो देंगे ही देंगे, ठीक है। अच्छा, तो MSP बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। अब इसने कहा कि MSP का उद्देश्य क्या है, किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना, खाद्य सुरक्षा के लिए, सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों को प्राप्त करना। मतलब सरकार क्या करती है, सपोज़ कि 100 लोग हैं देश में, 20 किसान हैं, ठीक है, 20 किसान है, ठीक है, ये बोएंगे, ठीक है। हम कहते हैं कि 40 जो है ना समृद्ध परिवार है, समृद्ध है कि वो खरीद सकते हैं, लेकिन बचे हुए कितने बचे, 40। ये नहीं, इनके पास पैसा कम है। अब सरकार क्या करेगी, यहाँ से जितना ज़रूरी है उसके बाद क्या है, खुद अनाज खरीद लेती है और फिर धीरे धीरे कहाँ इनको बांट देती है, ठीक है। अब इसने कहा MS उद्देश्य हो गया। वर्तमान में क्या है, 22 फसलों के लिए MSP की घोषणा की गई। अच्छा, फसल देखिए आप गाइस, देखिए 7 तो अनाज हैं जिस पर जो हम MSP की बात करते हैं, जिस पर मतलब सरकार कहती है कि कोई खरीदे ना खरीदे, हम खरीद लेंगे और हम इतना पैसा दे देंगे, मतलब किसान को नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए अनाज है, जैसे धान पे MSP होती है, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, ठीक है। फिर 5 दाल हैं, जैसे अरहर है, मूंग, चना, उड़द, मसूर हो गए। 7 तिलहन है, सरसों, तोरिया, ठीक है, मूंगफली है, सोयाबीन के बीज हो गए, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, नाइजर, सीड्स हो गए, ठीक है। फिर अन्य में क्या है, कोपरा यानी कि सूखा नारियल हो गया, फिर है कच्चा कपास हो जाता है, कपास जूट, ये सारी चीज़ MSP में आ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, इसने कहा कि गन्ने की फसल के लिए उचित और लाभकारी मूल्य FRP की घोषणा की जाती है। गन्ने की फसल के लिए उचित लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। MSP के माध्यम से फसल प्रतिरूप को ऐच्छिक दिशा दी जा सकती है और ये निर्धन किसानों के बीच आय के हस्तांतरण का क्या है, एक साधन बन सकता है, ठीक है। MSP के कारण क्या होता है, मोटे अनाज, कुछ अन्य फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। MSP की वजह से विपरीत प्रभाव किस पे पड़े, कुछ अन्य फसल और मोटे अनाज पे। सार्वजनिक संस्थाओं के आधारभूत ढांचे की कमी के कारण क्या है, इसका लाभ कुछ विशेष क्षेत्र, कुछ विशेष लोगों को ही मिल पा रहा है, सबको नहीं मिल पा रहा, ठीक है। नेक्स्ट मतलब बायोटेक किसान की बात करते हैं, ठीक है। बायोटेक किसान, KISAN किसान, कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क यानी कि किसान, KISAN किसान, ठीक है। अब ये क्या है, जैविक प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी की गई किसान केंद्रित योजना है। कौन सा विभाग, किस विभाग के द्वारा जारी है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। उद्देश्य की बात करें तो पूरे देश के जो किसान हैं, वैज्ञानिक हैं, विज्ञान संस्थाएं हैं, उसको एक ही नेटवर्क से जोड़ना है, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत क्या है, महिला किसानों को प्रशिक्षण देना, शिक्षा देने के उद्देश्य से महिला बायोटेक किसान फेलोशिप की शुरुआत की गई है। मतलब यह है कि महिला किसानों को प्रशिक्षण शिक्षा देने के लिए। अब यहाँ पे लिखा है कि फूड फोर्टिफिकेशन यानी कि खाद्य सुदृढ़ीकरण, खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण के दौरान उसमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, खनिज लवण हो गए, विटामिन, ये सब, इनकी कमी पर नियंत्रण रखने के लिए हम क्या करते हैं, खाद्य सुदृढ़ीकरण करा जाता है, ठीक है। अब इसने कहा कि इसके माध्यम से क्या होता है, चावल, दूध, नमक जैसे जो पदार्थ है, मतलब खाद्य पदार्थ हैं, उसमें लोहे, जिंक, आयोडीन, विटामिन ए, विटामिन डी, खनिज का संयोजन कर उसकी जो पोषक क्षमता है ना, उसमें सुधार किया जाता है या उसको बढ़ाया जाता है, ठीक है। अब इसने कहा खाद्य सुदृढ़ीकरण अभी अनिवार्य नहीं है, ये केवल स्वैच्छिकता पर सीमित है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप इसे करें ही करें, ठीक है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की बात करते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। तो ये एक अधिनियम है, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत जो है एक सांविधिक निकाय है ये, ठीक है। प्राधिकरण क्या है, एक संवैधानिक होता है, एक सांविधिक होता है।
संवैधानिक वो जब आपका संविधान बना हो और उसमें ऐड हो किसी आर्टिकल अनुच्छेद के थ्रू, संवैधानिक हो जाता है। लेकिन बाद में हमने कोई कानून बनाया है और उसके बाद इसको हम देखते हैं तो वो होता है संवैधानिक, कानून के थ्रू आ रहा है संवैधानिक। अब इसमें FSSAI ये रहा आपका FSS, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का उद्देश्य खाद्य सामग्री के लिए वैज्ञानिक मानकों का निर्धारण, पालन सुनिश्चित करना। ठीक है। अब जगह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है ये। ठीक है, क्या ये प्राधिकरण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ई नेम की बात कर लेते हैं, क्या है ये? राष्ट्रीय कृषि बाजार, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, NM नेम, ई नेम। ठीक है। की परिकल्पना पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल के रूप में की गई। परिकल्पना कैसे की गई? पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल के रूप में की गई। इसमें कृषि से संबंधित उपज के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करने के लिए मौजूदा APMC और अन्य बाजार गोदाम का प्रसार करने की मांग की गई। ठीक है। अब इसने कहा कि ई नेम पोर्टल जो है आपका सभी APMC से संबंधित सूचना सेवा के लिए एक ही स्थान पर सेवा प्रदान करता है। मतलब ये कि जो APMC है उससे संबंधित सूचना अगर आपको चाहिए, सेवा चाहिए, तो आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। ठीक है। और इसमें क्या है, अन्य सेवाओं के बीच उपज के आगमन और कीमत, व्यापार प्रस्ताव को खरीदने बेचने, व्यापार प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया के लिए क्या है प्रावधान, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब गाइस यहाँ पे है कृषि से संबंधित भारत में प्रमुख संस्थाओं की बात करें। भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है? कानपुर में। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की बात करें तो कहाँ पे है? आपका मुंबई। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड की बात करें, हैदराबाद तेलंगाना। तीनों इंपॉर्टेंट है अभी तक के। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर से राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, ये भी इंपॉर्टेंट है। विपणन निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद, ये भी इंपॉर्टेंट है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है नई दिल्ली में, ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मांस और क्या है पोल्ट्री बोर्ड दिल्ली में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, इंपॉर्टेंट। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में, ये भी इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है गाइस। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल में। फिर उसके बाद है केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी। फिर केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान मैसूर में। फिर केंद्रीय शुष्क बागानी संस्थान कहाँ है? बीकानेर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कृषि हो गया। अब ये यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट, क्या है? पशुपालन। पशुपालन और डेयरी विकास की यहाँ पे बात करेंगे। देखिए चैप्टर का नाम है कृषि एवं पशुपालन। ठीक है। चलिए अब हमारा कृषि से रिलेटेड सब हो गया, अब हम आते हैं पशुपालन पे। यानी यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है। तो इसमें है, देखिए इसमें लिखा है कि जो पशुपालन है, पशुपालन कृषि विज्ञान के अंतर्गत क्या है? एक शाखा है। ठीक है। जिसके तहत पालतू पशुओं के विभिन्न पक्षों जैसे भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य, प्रजनन, इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब देखो भारत में जो है पशुपालन का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत पशुधन के मामले में विश्व में अग्रणी स्थान रखता है। यानी कि आपकी भारत में जो पशुओं की अगर बात करें तो अच्छी खासी संख्या में 1919 से देश में पशुओं की क्या है? गणना प्रारंभ हुई है। जैसे जनगणना होती है हमारी, मतलब इंसानों की, वैसी पशुओं की 1919 से स्टार्ट हुई। आज़ादी के बाद पहला जो पशुधन गणना है वो कब? 1951 में आयोजित किया गया। ठीक है। पहला कब? 1951 में। उत्तरोत्तर हर 5वें वर्ष तक गणना आयोजित की जाती है। मतलब हर 5वें वर्ष में ये गणना होती है। अगर हम जनगणना की बात करें तो हर 10 साल में होती है, लेकिन ये पशुधन गणना की बात करें तो ये 5 साल में होती है। पशुधन गणना जो है के क्रम में क्या है? वर्तमान पशुधन गणना क्या 2017 पशुधन गणना की जो है 20वीं कड़ी है। ठीक है।
तो गाइस अभी जो लेटेस्ट है वो 20वीं ही है। अच्छा, पशुओं की प्रजातियों के अंतर्गत अगर हम बात करें तो यहाँ पे है गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, घोड़ा, खच्चर, गधे, ऊंट, मिथुन और याक, ये शामिल है। 20वीं जो राष्ट्रीय पशु जनगणना है 2017 के अनुसार भारत में पशुओं की जो सर्वाधिक संख्या है कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर, सेकंड आता है राजस्थान, थर्ड नंबर पे एमपी है और फोर्थ नंबर पे है वेस्ट बंगाल। तो गाइस ये जो है ना क्रम याद करिएगा आप लोग, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है क्रम में? यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और यहाँ पे है वेस्ट बंगाल फोर्थ नंबर पे। भारतीय गाय की किस्में और नस्ल की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम नस्ल देखिए, यहाँ पे किस्म या नस्ल की बात करते हैं। एक होता है गिर नस्ल, गिर गाय बोलते हैं ना, और साहिवाल है, राठी, क्या है, रेड सिंधी, हरियाणा नस्ल, ठीक है। तो देखिए, तो जो ये आप अगर हम गिर की बात करें तो गिर गुजरात में गए, तो गुजरात, काठियावाड़, महाराष्ट्र और आसपास के क्षेत्र में मिल जाएगी। और हम बात करें कि एक दिन में कितने लीटर दूध देती है, तो 15 से 20 लीटर तक दे देती है गिर गाय। साहिवाल की अगर हम बात करें तो ये आपको उत्तर भारत में मिल जाएगी। और अगर हम बात करें कितने लीटर एक दिन में दूध देती है, तो 20 से 25 लीटर देती है। और इस नस्ल की जो गाय है उसके दूध में पर्याप्त मात्रा में क्या होती है? वसा होती है, ठीक है। राठी की अगर हम बात करें तो ये क्या है? उत्तर पश्चिम भाग में गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर यहाँ मिल जाएगी। और 9 से 12 लीटर तक दूध दे देगी एक दिन में। रेगिस्तान में भारी भरकम बोझ खींच कर चल सकती है ये राठी। रेड सिंधी की बात करें तो ये नस्ल जो है ये क्या है, इसका जो रंग है ना वो लाल बादामी होता है। और ये कहाँ मिलेगी आपको? पाकिस्तान का सिंध प्रांत, यहाँ पे मिलेगी। और इसका जो दूध देने की क्षमता वो है एक दिन में है 10 से 12 लीटर। हरियाणा नस्ल की अगर बात करें, दिल्ली हरियाणा के क्षेत्र में मिल जाएगी। और ये हल्के धूसर रंग की होती है और ये 10 से 15 लीटर दूध दे सकती है। अच्छा, इसके अतिरिक्त अगर हम और बात करें तो यह कॉकरेज है, थार पारकर याद रखिएगा, मालवी याद रखिएगा, नागौरी याद रखिएगा, जर्सी याद रखिएगा, और यहाँ पे है पोवार है, देवनी है, निमाड़ी है। ये गाय की अन्य नस्लें हैं, ठीक है। तो ये जो थार पारकर, मालवी, नागौरी, जर्सी, ये याद रखिएगा। भारत में भैंस की किस्मों की अगर बात करें तो मुर्रा याद रखिएगा, भदावरी भी इम्पॉर्टेंट है, नागपुरी है, सुरती इम्पॉर्टेंट हो गई, महसाना भी इम्पॉर्टेंट है, नीली रावी हो गई आपकी, पठारपुरी, ये सारी इम्पॉर्टेंट है। भैंस की नस्लें ये। अच्छा, आगे आते हैं, यहाँ पे है कुक्कुट पालन, ठीक है। तो पोल्ट्री फार्मिंग, तो इसने कहा ये पशु पालन के अंतर्गत क्या है, एक उपभोग है। इसमें क्या होता है ना, मांस और अंडे के लिए हम क्या करते हैं, मुर्गी, पीरू, बतख, इसका पालन पोषण करते हैं। किसके लिए? मांस और अंडे के लिए। अच्छा, भारत में अगर मुर्गी पालन जो है सिंधु सभ्यता से चला आ रहा है। इसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है, पैसा बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। अच्छा, कुक्कुट उत्पादन के विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी क्या है? कम है, ठीक है। लेकिन हाल के वर्षों में ना हम देख रहे हैं इसमें बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। अच्छा, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अंडा उत्पादक देश है, ठीक है। ऐसे का शीर्ष 5 अंडा उत्पादक राज्य की अगर बात करें तो फर्स्ट नंबर पे है तमिलनाडु, फिर है आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से ही ऊपर है, तेलंगाना उसका पड़ोसी, वेस्ट बंगाल भी ऊपर है और राजस्थान है। ये जनवरी 2018 के आंकड़े बता रहे हैं। अब इसमें लिखा है एक मुर्गी प्रति वर्ष जो है आपका औसतन कितने अंडे देती है? आपका 180 से लेकर 200 अंडे देती है। भारत में केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के सहयोग में कुक्कुट उत्पादन में सुधार हेतु कार्य करता है, ठीक है। ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास कार्यक्रम के तहत घर के आंगन में ही मुर्गी पालन करने वाले BPL परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाती है, ठीक है। इस कार्यक्रम के तहत, ठीक, ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास कार्यक्रम के तहत उन परिवारों को जो घर के आंगन में अपना मुर्गी पालन करते हैं उनको सहायता, आर्थिक सहायता कह सकते हैं या किसी भी तरह की सहायता दी जाती है। रेशम की बात करते हैं, विश्व में रेशम का सबसे सर्वप्रथम जो प्रचलन है कहाँ पे हुआ था? रेशम का चीन में। भारत जो है प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में विश्व में चीन के बाद सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। मतलब भारत एकमात्र ऐसा देश है ना विश्व में जहाँ रेशम की सभी 5 किस्में मिल जाती हैं,
ठीक है। जैसे कौन कौन सी है 5 किस्में, तो इम्पॉर्टेंट है गाइस, याद रखिएगा। मलबरी होगी, ट्रॉपिकल टसर है, ओक टसर है, मूंगा एरी। तो ये पांचों की पांचों आपको याद होनी चाहिए। देश में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है मलबरी और सबसे कम जो है मूंगा किस्म का होता है। मतलब सबसे ज़्यादा भारत में मलबरी रेशम मिलता है और सबसे कम कौन सा मिलता है, मूंगा। अच्छा, केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है, बहरामपुर। कहाँ, वेस्ट बंगाल में है। इंपॉर्टेंट बात याद रखिए। केंद्रीय मूंगा एरी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जोरहाट असम में है। केंद्रीय टसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, रांची झारखंड में। राष्ट्रीय पशुधन मिशन की बात करते हैं, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन की बात करते हैं। चलिए, तो ये जो मिशन है ना, इसको 2014-15 में लागू किया गया। इसमें क्या है, पशुपालन BPL परिवारों एवं किसानों को सब्सिडी दी जाती है। मतलब ऐसे पशुपालक, गरीब परिवार, ठीक है, या किसान, उनको क्या दिया जाता है, सब्सिडी। ठीक है। अब इसने कहा है कि इसमें क्या होता है कि पशुओं के लिए उत्तम चारे की व्यवस्था या उपलब्धता, जोखिम कवरेज, कौशल विकास, ऋण के प्रवाह में सुधार, पशुपालकों का संगठन, यह जुगाली करने वाले छोटे पशु, सुअर पालन, कुटकुट आदि, इन सब का जो विकास है ना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। अच्छा, इसके तहत क्या होता है, राज्यों में फार्मों का आधुनिकीकरण कर उसमें जो है स्वचालन, जैव सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता है ताकि बेहतर नस्ल तैयार की जा सके। डेयरी विकास की बात करते हैं तो इसमें क्या है, डेयरी फार्मिंग के अंतर्गत क्या होता है, पशु दूध के उत्पादन एवं प्रसंस्करण का कार्य किया जाता है। ठीक है, मतलब दूध के लिए दूध का उत्पादन और प्रसंस्करण किया जाता है। इसमें क्या होता है, प्रमुख रूप से जो है गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़े, ऊँट, इसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो गाइस याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है क्या क्या इसमें शामिल है। विश्व के दुग्ध उत्पादन देशों में भारत जो है कौन से नंबर पे आता है, पहले नंबर पे। और भारत में भी अगर हम राज्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है दूध, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद राजस्थान तीसरे नंबर पे, आंध्र प्रदेश, फिर है आपका गुजरात, पंजाब और मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट इसमें राष्ट्रीय डेयरी योजना की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और विश्व बैंक के सहयोग से ये योजना चलाई जा रही है। इसमें क्या है, दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य जो है 2021 से 22 तक जो है सालाना कितना करा, 18 करोड़ टन रखा गया। ये लक्ष्य था कि 2021-22 तक इतना हो जाए, 18 करोड़ टन एक साल में। ठीक है, अब इसने कहा कि ये जो योजना है वो देश के 15 प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्यों को शामिल करती है और देश के दुग्ध उत्पादन में 90% से अधिक का योगदान देता है। ठीक है, अब इसने कहा कि इसमें जो है प्रथम चरण की अवधि क्या थी, 2011-12 से लेकर 18-19, और जिसमें क्या है 2242 करोड़ का निवेश किया गया था। हाँ, ये कोई नहीं पूछ रहा, आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा कि आर्थिक समीक्षा 2016-17 की अगर हम बात करें तो दुग्ध उत्पादन में भारत का योगदान लगभग कितना है, 19%, यानी कि पूरे विश्व में भारत जो है 19% दूध भारत में उत्पादन हो रहा है दूध का। भारत में दूध की जो प्रति व्यक्ति उपलब्धता है, अगर हम 2017-18 का आंकड़ा देखें तो एक व्यक्ति को अगर हम भारत में बात करें तो 375 ग्राम पर डे मिल जाता है दूध। ठीक है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन हाँ अगर हम औसतन देखें तो वैश्विक औसतन से अधिक है ये, मतलब विश्व में जो औसत मान है उससे अधिक है जो भारत में प्रति व्यक्ति उपलब्धता है। ठीक है, दूध की। इधर भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता की दृष्टि से शीर्ष स्थान कहाँ पे आ रहा है, पंजाब का आ रहा है। ठीक है, पंजाब में प्रति व्यक्ति को कितना एक दिन में मिल जाता है दूध, 1 लीटर के बराबर। दूसरा स्थान आता है हरियाणा में, जिसमें प्रति व्यक्ति कितना दूध मिल जा रहा है एक दिन में, 877 ग्राम। तीसरे स्थान पर राजस्थान आ जाता है 704 ग्राम के साथ। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे श्वेत क्रांति यानी कि वाइट वाली। तो गाइस यहाँ देखिए, श्वेत वाइट यानी कि दूध से रिलेटेड होगी है। तो इसमें कहा जो श्वेत क्रांति उसका जो संबंध है सहकारी स्तर पर चलाए गए दुग्ध व्यवसाय कार्यक्रम द्वारा दूध उत्पादन आपूर्ति में वृद्धि करने से है। ठीक है, अब यहाँ पे ये नाम याद रखिएगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, श्वेत क्रांति को सार्थक
करने के लिए जो है 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम स्टार्ट हुआ राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, अब इसने कहा इसमें क्या है, ऑपरेशन फ्लड को देश में 3 चरणों में लागू किया गया। पहला जो चरण था वो 1970 से 80 तक था, 10 साल का था ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को देश के 4 महानगर यानी कि दिल्ली, फिर मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा गया और वहाँ पर जो है मदर डेयरी की स्थापना की गई। तो गाइस अगर आप भारत ऐसे करके बनाएंगे ना तो देखिए इस तरह से, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, तो इस तरह से एक चतुर्भुज सा बन जाएगा। दूसरा जो चरण है 81 से लेकर 85, 5 साल के आसपास का है। इसमें क्या है, दुग्ध केंद्रों की संख्या जो है 18 से बढ़कर 136 हो गई और 290 नगर के बाजारों में दुग्ध उपलब्ध हो गया। ठीक है, दूध उपलब्ध हुआ। उत्पादन सहकारी समितियों द्वारा दूध की सीधी बिक्री में कई लाख लीटर प्रतिदिन की वृद्धि हो गई, जो दूसरा चरण था। तीसरा चरण 85 से 96 तक का है, 1985 से 96। इसमें क्या हुआ कि सरकारी सहकारी समितियों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया और इसमें क्या विश्व बैंक द्वारा $360 मिलियन का निवेश किया गया और दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए पशुओं की जो नई नस्ल है ना उसका विकास किया गया। शोध कार्यक्रम तेजी से चलाए गए अच्छी नस्ल का विकास करने के लिए। तो 73,000 से अधिक डेयरी समितियों को 173 दुग्ध शेडों के अंतर्गत संगठित किया गया। चलिए अब इस चरण में क्या होता है, पशु स्वास्थ्य एवं पशु पोषण में अनुसंधान विकास पर विशेष ध्यान दिया गया और नवीन खोजों जैसे कि क्या, थिलेरियोसिस के टीके, बाईपास प्रोटीन आहार और यूरिया सीरा खनिज ब्लॉक सभी में दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने में क्या है योगदान दिया। अच्छा, इसने कहा श्वेत क्रांति का जो प्रसार है पूर्वी राज्यों की अपेक्षा भारत के पश्चिमी राज्यों में अधिक हुआ। मतलब पूर्वी राज्य जो, अगर आप भारत बनाएं तो जो ये वाली साइड है भारत की, ना कि पूर्वी, पश्चिमी साइड पे ज़्यादा आप दुग्ध उत्पादन देख पा रहे हो। अच्छा, क्यों, इसके लिए निम्नलिखित जो परिस्थितियां हैं वो जिम्मेदार थी। पहला, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात की अगर बात करें तो इन राज्यों में क्या है, दूध की शहरी मांग अधिक थी। ठीक है, जबकि पूर्वी राज्यों में दूध की जो शहरी मांग थी वो कम थी, तो उत्पादन ही क्यों करना। इसने कहा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसमें क्या होता है, परंपरागत क्षेत्रों की उपलब्धता चारे की, मतलब इसमें जो चारे हैं, जो पशुओं को देने के लिए चारा है, उसके लिए हमारे पास क्षेत्र है आराम से, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी चारे के लिए। और कृषि, चारे की कृषि पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जिस कारण क्या है पशुपालन का विकास हुआ। ठीक है, और पूर्वी राज्यों की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऐसी ये जो मतलब ये करना कि मतलब एक तो क्षेत्र नहीं है या हम स्पेशली पशुओं को खिलाने के लिए चारा उगा रहे, तो ये चीज़ संभव नहीं हो पाई क्योंकि जनसंख्या दबाव अधिक है, जिससे पूरे वर्ष जो है खाद्यान्न की कृषि की जाती है पूर्वी साइड पर। ठीक है, अब इसके अलावा इसने कहा कि अधिक वर्षा, अधिक तापमान के कारण जो है दुग्ध उत्पादक पशुओं एवं मुलायम घासों के लिए जो है प्रतिकूल वातावरण रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसने कहा नेक्स्ट है, चलिए अमूल की बात करते हैं। कैसे इम्पोर्टेंट सा है अमूल, देखिए अमूल की ही क्यों बात हो रही है। देखिए श्वेत क्रांति की सफलता में अमूल का योगदान रहा है महत्वपूर्ण। ठीक है, अमूल यहाँ क्या है लिखा है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, राइट। तो इसने कहा कि गुजरात के आनंद जिले के दुग्ध उत्पादक यानी कि जो दूध का उत्पादन कर रहे, उनके लिए समुचित बाजार व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए 1946 में अमूल का औपचारिक तौर पर क्या होता है, पंजीकरण होता है। मतलब अगर 100 लोग वहाँ पे रहते थे ना गुजरात में, इस ज़िले में, तो अब भैया ये अपने मतलब इतना तो दूध हो रहा है हर दिन, तो अब इस दूध का करे क्या, उसके लिए क्या हुआ, यहाँ पे औपचारिक तौर पर पंजीकरण होने लगा अमूल का। मतलब अमूल का औपचारिक तौर पर पंजीकरण हुआ। ठीक है, अब क्या होता है 1964 की कहानी। अब 1964 में क्या होता है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया, आनंद का दौरा किया और दुग्ध उत्पादकों और व्यापारियों की समस्याओं का अवलोकन किया। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि 1965 में क्या होता है, यहीं पर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कर दी गई आनंद, कहाँ, गुजरात में, जिससे आगे चलकर क्या होता है 1969 से 70 में ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति की शुरुआत हो जाती है। मतलब यह है कि लोग दूध तो
उत्पादित करते हैं, अपने दूध का करें क्या। तो उसके लिए पूरा का पूरा कार्यक्रम चला दिया गया कि भैया इस तरह से दूध आएगा, इस तरह से दूध लिया जाएगा, इस तरह से दूध के प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, बांटा जाएगा, जो भी है अमूल के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं नीली क्रांति। इसमें लिखा है भारत में मत्स्य, देखिए नीली जो है ना मत्स्य मछली के लिए है, तो मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए जो है चलाई गई क्या योजना थी, नीली क्रांति। ठीक है, दक्षिण भारत विशेषकर जो है आंध्र प्रदेश में बहुत सफल रही। ठीक है, ये देखिए वहीं पे हो सकती है जहाँ पे क्या हो ना पोर्ट या ये तट हो। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो आर्थिक समीक्षा 2016-17 के अनुसार अगर हम बात करें तो 15-16 में क्या होता है, लगभग 107 लाख टन मछली उत्पादन कर भारत जो विश्व में दूसरे स्थान पे आ जाता है मछली उत्पादन राष्ट्र में, राइट। भारत दूसरे स्थान पर आ गया। अच्छा, नीली क्रांति के दौरान क्या होता है, एक्वाकल्चर का विकास हुआ, एक्वाकल्चर। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, मछली पालन है, मछली प्रजनन, मछली विपणन, मछली निर्यात, ये सारी चीज़ें, इन सब में क्या होने लगता है, सुधार होने लगता है। ठीक है, अब इसने लिखा है कि इस क्रांति के फलस्वरूप क्या होता है, झींगा मछली के उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। आंध्र प्रदेश में क्या है, नेल्लौर जिले में भारत में झींगा मछली की राजधानी कहा गया। आंध्र प्रदेश का नेल्लौर जिला क्या झींगा मछली की राजधानी कहा गया। अब इसने कहा मत्स्य पालन की अपार संभावनाएं और जलीय कृषि के विकास के दायरे को महसूस करते हुए सरकार ने नीली क्रांति योजना का पुनर्गठन करने की योजना बनाई। इस योजना में मतलब अब सरकार को ये लग रहा है कि भैया मत्स्य पालन की अच्छी मतलब से अच्छा जो है पैसा कमाया जा सकता है, तो सरकार ने अब क्या करा, नीली क्रांति योजना का पुनर्गठन किया। अब इसमें क्या, इसने कहा कि जो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड है और संबंधित गतिविधियाँ, मतलब इसके घटक की बात कर रहे हैं, निम्नलिखित घटक, तो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड और उससे संबंधित जो गतिविधियां हैं वो अंतर्देशीय मत्स्य पालन, एक्वा कल्चर का विकास करना, समुद्री मत्स्य पालन हो गया, आधारित संरचना हो गई, पोस्ट हार्वेस्ट संचालन का विकास हो गया, मत्स्य पालन क्षेत्र के डेटाबेस और भौगोलिक सूचना प्रणाली को सुदृढ़ करना, मछुआरों के लिए कल्याणकारी योजना बनाए। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। अब इसने कहा नीली क्रांति के अंतर्गत क्या है, लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से क्या होता है, अगले 5 वर्षों के लिए क्या होता है, राष्ट्रीय मत्स्य पालन कार्यक्रम जो है 2000 कार्य योजना राष्ट्रीय मत्स्य पालन कार्य योजना 2020 तैयार किया गया। नेशनल फिशरीज एक्शन प्लान 2020 तैयार किया गया और ये कार्यक्रम जो है देश में उपलब्ध विभिन्न मत्स्य पालन संस्थाओं जैसे कि मत्स्य पालन संसाधन जहाँ पे मछलियाँ पाली जा सकती हैं, जैसे नदी हो गई, तालाब हो गए, टैंक हो गए, आर्द्रभूमि हो गई, झील, नहर, जलाशय, इसको क्या करती है, समाहित करती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो देखिए पहले लिखा है कि भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसल की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो खरीफ फसल में देखिएगा इस धान आता है, तो धान की खेती के अंतर्गत क्या है, सब क्षेत्र जो है अधिकतम है, तो ये बात सही है। ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है, ये बात हो गई गलत। फिर है कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है, ये बात भी सही है। गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र जो है निरंतर घटा है, तो ये बात गलत है। ठीक है, आपका पहला सही है और आपका तीसरा सही है, तो यहाँ आंसर है आपका ए। और इसमें कुल शस्य क्षेत्रफल से वास्तविक बुआई क्षेत्र के अनुपात को क्या कहा जाता है, तो गाइस इसे हम बोलते हैं शस्य सघनता। ये तो हम पढ़ते हुए आए हैं। काली क्रांति संबंधित है किस चीज़ से है, काली क्रांति आपकी गाइस आपकी है कच्चे तेल से संबंधित है काली क्रांति। ठीक है, यानी क्रूड ऑयल बोलते हैं उसको। तो उसके बाद यहाँ पे 2015-16 देखिए 2016 का अगर आप इसे छोड़ भी देंगे तो काम चल जाएगा। 2015-16 में भारत में कौन सा राज्य जो है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य रहा, तो ये इसे आप छोड़ दीजिए। ठीक है, आप प्रेजेंट का देखिए। इसने कहा करनाल बंट रोग जो है संबंधित है, तो करनाल बंट किससे संबंधित है, गेहूं की फसल से संबंधित रोग है। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है ये बताना। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। ओके, तो गाइस ये देखिए ये फिर से वही वाली बात हो गई। 2016 का है तो हमें 2016 के क्वेश्चन नहीं देखने। आप क्या करिएगा, जो मैंने पढ़ाया जैसे मैंने पढ़ाया तो आप उसमें देखिएगा कि कौन सा है। ठीक है, तो फिलहाल इसको छोड़ते हैं। हरित खेती से क्या होता है, सन्निहित है हरित खेती। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका जैविक खेती और क्या बागानी पर जोर। बिल्कुल सही बात है, जैविक खेती मतलब जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित खेती में क्या है, जैविक खेती आ जाता है, बागवानी पर जोर ये है। ठीक है, अब इसमें लिखा है आपका गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में क्या होता है, तो गाइस क्या होता है, विटामिन ए होता है। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये हम क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हमने राइस की जो किस्म है उसमें कुछ ऐड किया है, DNA
इंजीनियरिंग के द्वारा हमने इसमें कुछ ऐड किया है और हमने इसको सुधारने की कोशिश करी है। तो हमने क्या करा कि इसमें विटामिन ए की मात्रा जो है बढ़ा दी। तो आगे बढ़ते हैं। फिर इसने लिखा है कि भारत में एग्रो इकोलॉजी जोन यानी कि कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो गाइस इसको मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट भी है, तो आंसर है आपका 20। ठीक है, आगे फिर इसमें लिखा है पशुओं विशेषतः दुधारू को के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है। तो गाइस ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसका जो आंसर है वो है एजोला। क्या है? एक जैव उर्वरक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, कृषि केंद्रीय शुष्क बागानी संस्था स्थित है। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये कहाँ पे है? बीकानेर में। ठीक है, राजस्थान। अब है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैव राज्य घोषित हुआ। तो इसको छोड़ देते हैं, ये 2016 की बात है। वैसे इसका आंसर तब था, हाँ चलिए 2016 की बात है, लेकिन फिर भी अभी भी जो है ना पूरी तरह से सिर्फ सिक्किम ही है जैविक राज्य। ठीक है, तो ये चलिए 2016 हो चाहे 2023 है, तो ये आंसर आ सकता है, मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल कहाँ पे? हरियाणा में मिलेगा आपको। ठीक है, फिर इसमें लिखा है सूची, इसमें मैच कराना है। ठीक है, तो गैस यहाँ पे देखिए इसमें लिखा पश्चिमी घाट। तो यहाँ पे स्थानांतरित खेती की जाती है, उसका नाम। तो पश्चिमी घाट पे हम स्थानांतरित खेती को क्या बोलते हैं? कुमारी। फिर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हम इसको क्या बोलते हैं? वालतरे। और उत्तर पूर्वी भारत में हम इसे बोलते हैं झूम कृषि। और यहीं पे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो ढहिया बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी स्थानांतरित कृषि क्या होती है कि आप एक स्थान पे क्या करते हैं? जंगल को काटते हैं, जलाते हैं, वहाँ पे खेती करते हैं, कुछ सालों तक खेती करते हैं, फिर वो जो वहाँ की मिट्टी है वो बेकार हो जाती है थोड़ी। फिर हम वो जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर यहाँ पे जंगलों को जलाते हैं, काटते हैं, और यहाँ पे क्या मतलब काटते हैं, जलाते हैं, फिर खेती करते हैं, कुछ साल तक करते हैं, फिर हम वो जगह छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। यानी ये क्या होती है? स्थानांतरित कृषि होती है। तो इसने कहा कि हर जगह पे ना उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो वही था ये। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेला पैदा करता है? तो ये बहुत आसान है, कर्नाटका। तो नेक्स्ट यहाँ पे भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा से के संदर्भ में विभिन्न फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने में भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। इसको छोड़ देते हैं गाइस, ये थोड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, आईएएस का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता? देखिए मिश्रित खेती में क्या होता है, आप खेती भी करते हैं और साथ साथ क्या करते हैं? आप पशुपालन भी करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास है पशुपालन और शस्य उत्पादन एक साथ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसमें पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो गाइस ये बात है सही, बिल्कुल ठीक है। हरित क्रांति की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसमें सामाजिक और पर्यावरणीय लागत क्या है? सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो वैसे इसमें बिल्कुल है, सामाजिक लागत भी है आपकी, पर्यावरणीय। ये वाला गलत हो गया, पहला सही। ठीक है, मतलब ए सही है और आर गलत है, आंसर है सी। ठीक है, सॉरी दोस्तों, इसमें हम बात करें तो इसमें जो है सामाजिक और क्या पर्यावरणीय लागत शामिल नहीं है, सही बात है। ठीक है, तो यानी कि इसने कहा कि ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन जो है आर ए की जो है सही व्याख्या नहीं करता है, आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हरित क्रांति से गहरा संबंध है, किसका है? देखिएगा, इस आंसर है आपका, तो इसका आंसर है एम.एस. स्वामीनाथन का। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, फसल है और सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो वैसे ये फिर से वही वाली बात है, ये आप जो है जो मैंने बताया था आपको, ये अपडेट करिएगा कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे क्या उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये आप पीछे से देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ लिखा है कि क्या लिखा है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक, और यहाँ पे लिखा है फसल। तो इसमें है, आपको बताना है कौन सा गलत है। नील हरी शैवाल धान के लिए है, बिल्कुल सही बात है, मतलब धान के खेत में नील हरी शैवाल का काम नाइट्रोजन स्थिरीकरण का होगा, बिल्कुल सही बात है। मटर की अगर बात करें तो राइजोबियम लेग्यूमिनिसारम सही है। गेहूं के लिए अगर हम बात करें एजोटोबैक्टर सही है। मक्के के लिए एजोला, ये हो गया आपका गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माही सुगंधा ये किस फसल की प्रजाति है या किस्म है? तो धान की है ये। ठीक है, और इसमें लिखा है कि जो है
C077 एक प्रजाति है गेहूं की, ठीक है। अब है ट्रिटिकेल निम्न में से किन दो के बीच का संकर है, यानी कि क्रॉस है। तो देखिए हमने ये पढ़ा भी था गाइस, क्या था आंसर हमारा आंसर था गेहूं और राई, इन दोनों के बीच में संकर करवाया गया, यानी कि क्रॉस करवाया गया, जिसकी वजह से क्या बन जाता है आपका ट्रिटिकेल बन जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित फसलों पर विचार कर लीजिए। तो यहाँ लिखा है कपास है, मूंगफली है, धान है, गेहूँ। तो ये कौन सी खरीफ की फसल है? तो देखिए इसमें खरीफ की फसल कौन कौन सी है? कपास है एक, दूसरा आपका धान है, दूसरा मूंगफली। तो गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं जो है ना रबी की फसल है, तो ये गलत है, ठीक है। फोर्थ वाला गलत है बस, तो फोर्थ यहाँ पे भी है, फोर्थ यहाँ पे भी गलत है। तो आंसर है आपका ये वाला 1 2 3। तो वैसे यहाँ है वर्ष भर बोई जाने वाली फसल की अगर हम बात करें तो है मक्का, आप पूरे साल बो सकते हैं। चलो अब इसमें का कौन सा गलत है आपको बताना है। तो यहाँ पे लिखा है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में, केंद्रीय उपोषण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर में। तो वैसे ये हो गई गलत। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर ली। तो इसमें लिखा भारत कपास के पौधे का आदि निवास है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि जन्म आप कह लीजिए भारत से ही स्टार्ट हुआ है कपास। विश्व में भारत तो जो है पहला देश है जहाँ कपास की संकर किस्म विकसित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप क्या है वर्धित उत्पादन होता है। तो वैसे ये भी सही है, 1 भी सही है, 2 भी सही है। चलिए ये देखते हैं क्या है कहानी। तो इसमें बताना है कौन सा सही है, तो आपका सी हो गया, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट बात है भारत में निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद जो है सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है। देखिए हम बात करते हैं दाल की, दाल का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, हम उपभोग भी बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं आयात करते हैं, ना कि निर्यात। क्यों? क्योंकि हम शायद खा लेते हैं उगा के, फिर कमी पड़ जाती है और उसका हम फिर आयात कर लेते हैं। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने क्या है केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है। ऊंचाई इसकी क्या है 11 मीटर तक है, और इस फसल का जो गूदा है वो किस कलर का है? नारंगी। नॉर्मली वाइट कलर का होता है, इसका नारंगी कलर का है। और भारत में कहाँ पे आपको ये वाला केले का पौधा मिल रहा है? तो अंडमान निकोबार में, अंडमान द्वीप पे आपको मिला ये वाला, ठीक है। चलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लेते। तो इसने कहा कि इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष के किसी भी मौसम में क्या हो उसके द्वारा किसी भी फसल की खेती करने पर 2% की जो है एक समान दर से बीमा किस्त का भुगतान करना होगा। गलत बात। ये योजना जो है आपका चक्रवात जो गैर मौसमी वर्षा से होने वाली जो कटाई है, कटाई उपरांत जो घाटे हैं उसको क्या है बीमाकृत करती है। तो गाइस ये वाली बात सही है और पहला वाला गलत है। आगे बढ़ते। भारत सरकार कृषि में क्या है नीम आलेपित यूरिया के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है? देखिए इससे फ़ायदा क्या है, इसमें है मृदा में नीम तेल के निर्मुक्त होने से मृदा सूक्ष्म जीवों द्वारा जो है नाइट्रोजन यौगिक, ये गलत हो गया गाइस, ये बेकार। नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। तो गाइस ये वाला सही है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया खत्म। आंसर आप एक बार देख सकते हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाया हुआ तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, एंड आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, शेयर करिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो। प्लस अगर घटना चक्र आप पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको घटना चक्र की सारी वीडियो मिल जाएगी। चलिए जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी खनिज संसाधन यानी कि मिनरल रिसोर्सेज पे। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसको, तब तक के लिए धन्यवाद।